हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रिफंड अंडर कस्टम्स। सिमिलरली जैसे हमने जीएसटी में पढ़ा है वैसे ही ये चैप्टर है, बट बहुत छोटा है। लेकिन इसमें से भी गाइस देखना, एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज में 2 नंबर का या 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है कभी कभी, और आपको जो 6 क्वेश्चन होता है उसका एक पार्ट बन के आ सकता है जिसके अंदर आपको इसका 4 नंबर का पार्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, प्रोवाइडेड कि आपने ये चैप्टर के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा हुआ है, क्योंकि इसमें भी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो भाई बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो पूरी वीडियो को देखना, पूरा टॉपिक समझना, और इसके बाद आप सिक्योर कर सकते हो अपने कम से कम भी 2 से 4 मार्क्स, जो कि बहुत रेलिवेंट हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो रिफंड अंडर कस्टम्स। नॉर्मली होता क्या है कि यार आप रिफंड कब मांगते हो कि आपने जो ड्यूटी पे करी है, ड्यूटी हो सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी हो या फिर हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी हो, जो आपने ज्यादा पे कर दी, ठीक है, जितनी बनती थी उससे ज्यादा पे कर दी, या फिर आपको आपकी बनती नहीं थी आपने फिर भी पे कर दी। ठीक है, तो भाई ऐसी केसेस के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो। तो क्या हुआ इसके अंदर कि भाई एक्सेस ड्यूटी पे हुई, सिंपल पॉइंट लिखता हूं कि भाई एक्सेस ड्यूटी पे हुई, या फिर आपने इंसिडेंस बोर्न किया है जहां पर आपका नहीं बनता था। ठीक है, तो भाई ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप क्या करोगे, आप जाओगे डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर के पास आप जाओगे, पीओ यहां पर हम उसको बोलते हैं, प्रॉपर ऑफिसर के पास आप जाओगे और बोलोगे कि यार मुझे ना रिफंड चाहिए, बहुत हो गया, मैंने फालतू ड्यूटी पे करी है, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो आई नीड रिफंड। ठीक है, तो भाई रिफंड के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी, रिफंड के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी, कंप्लीट एप्लीकेशन दे दी, और उसके बाद आपका रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर एक्चुअल में रिफंड आपने ड्यूटी आपने ज़्यादा पे करी है और आपने उस चीज़ का नुकसान भी सहा है उन केसेस के अंदर। अब आप ये बताओ कि भाई क्या आप कभी भी ऐसे ही मुंह उठा के आप ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो कि भाई मुझे रिफंड कर दो? नहीं, उसके लिए क्या होगा, आपको एक टाइम लिमिट दी गई है कि भाई डेट ऑफ पेमेंट होती है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सेस है, ये जो इंसिडेंस बोर्न किया है आपने ड्यूटी का, उसकी मान लो ये डेट है जिस दिन आपने पेमेंट करी है, जिस दिन आपने पेमेंट करी है। तो जो एप्लीकेशन है वो आपको कर देनी है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ये एप्लीकेशन हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये तो है आपका जनरल रूल कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांस कि यार आपने ड्यूटी पे करी जो कि आपने ज्यादा पे कर दी, या फिर आपका नहीं बनता था, अब आपको रिफंड चाहिए, तो जब आपने पे करी थी उससे 1 साल में अप्लाई कर दो और ले लो रिफंड, सिंपल बात। ठीक है, इसमें थोड़े एडिशनल पॉइंट्स क्या आते हैं कि भाई कभी कभी जो आपने ड्यूटी पे करी है ना, वो आपको बाद में पता चलता है कि मैंने ड्यूटी ज़्यादा या कम पे करी है। कैसे, वो क्या सिचुएशंस है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो हम यहाँ पर वो पॉइंट्स पढ़ते हैं। पेमेंट से हट के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि चलो पेमेंट आपने कर दी, इन द फर्स्ट प्लेस आपने पेमेंट कर दी। सेकेंड आते हैं अलग अलग सर्कमस्टांस जहां पर आपको बाद में पता चल सकता है कि यार मैंने पेमेंट ज़्यादा करी है। कैसे, पहली बात तो आपके पास क्या आया कि एक आपने जब पेमेंट कर दी थी, ये सारी बातें मैं अब करने वाला हूं, अभी जो 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा वो तीनों पॉइंट होंगे कि पेमेंट कर चुके हो, बाद में कुछ फैक्ट ऐसे बने हैं कि आपका रिफंड बना है। कैसे कि भाई पेमेंट के बाद एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आती है, गवर्नमेंट की एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आती है कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं उस XYZ चीज के ऊपर ड्यूटी। अब आप उसमें फॉल करते हो, जितने टाइम का रिट्रोस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने लिया है उसमें आपका फॉल करता है ड्यूटी का पेमेंट। तो आप अब 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ दैट एग्जम्पशन ऑर्डर, जो एग्जम्पशन का ऑर्डर आता है उस ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर आप जा सकते हो। तो पेमेंट वाली सिचुएशन यहां पर हट जाएगी। जो एक बेसिक कंडीशन हमने यहां पर पढ़ी है कि पेमेंट से 1 साल में अप्लाई करना होता है, तो यहां पर आप एग्जम्पशन ऑर्डर के 1 साल में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सेकंड चीज ये हो सकती है कि यार कोई केस पेंडिंग हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई असेसमेंट ऑर्डर आया था, आपने अपील करी थी, वो जो केस पेंडिंग था उस पेमेंट तो आप पहले कर चुके हो। ठीक है, तो पेमेंट के बाद वो जजमेंट आया उसका, ठीक है, उसका जजमेंट आया, तो उस जजमेंट में आपके पास एक आपकी रिफंडेबल ड्यूटी बनी, तो उस जजमेंट की डेट से 1 ईयर ले लेंगे। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या था, एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जीएसटी के अंदर भी और कस्टम्स के अंदर भी, प्रोविजनल असेसमेंट का। तो उसके अंदर क्या होता है कि जहां प्रोविजनल असेसमेंट होती है वहां पर फाइनल असेसमेंट भी होती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब आपने पेमेंट करी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, आपने 100 रुपए पे किए, बाद में हुई उसकी फाइनल असेसमेंट, और फाइनल असेसमेंट में निकल के आया कि आपको सिर्फ 50 रुपए ही पे करने थे, तो यानी 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए।
ये कब डिटरमाइन हुआ? फाइनल असेसमेंट की डेट पे। तो फाइनल असेसमेंट की डेट से 1 साल के अंदर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा, पेमेंट की डेट को यहां पर नहीं देखा जाएगा। ठीक है, 50 रुपए का आपका रिफंड बनता है जो कि आपको यहां पर इजीली मिल जाएगा। तो ये देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जनरली जब आप ड्यूटी पे करते हो उसके 1 साल में आपको अप्लाई करना है, लेकिन कुछ सिचुएशंस, 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर 1 साल से हटके भी, यानी कि उन डेट्स को कंसीडर किया जाएगा, उस डेट से 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन करनी है। तो एग्जामिशन के ऑर्डर की डेट, जजमेंट की डेट और फाइनल असेसमेंट की डेट, तो ये भी यहां पर कंसीडर की जा सकती है अदर देन पेमेंट की डेट। ठीक है, आई होप यहां पर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे पास कुछ एडिशनल पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखना यहां पर जरूरी है। पहली बात तो ये कि भाई देखो, आपको जो है अगर किसी प्रोटेस्ट के अंडर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ी थी, यानी कि काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, ठीक है, जो लीगल फॉर्मेलिटी चल रही थी, कोई असेसमेंट प्रोसीजर चल रहा है उसके अंदर, जिसके अंदर आपका वो चीज़ आ गई, या फिर कोई चीज़ डिस्प्यूटेड तरीके से आपको ड्यूटी उसमें पे करनी पड़ी, तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। वो डिस्प्यूट जब भी सॉल्व होगा तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो रिफंड के लिए। तो प्रोटेस्ट के केस में, ठीक है, अनयूजुअल केस हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें नो लिमिटेशन एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि 100 रुपये, देखो 100 रुपये का जो रिफंड है वो मिनिमम होना चाहिए 100 रुपीज और मोर। तो भाई उससे कम के लिए प्लीज मांगने मत आना कि यार 10 रुपए का रिफंड दे दो, 20 रुपए का रिफंड दे दो। इस तरह तो आप यार सरकारी कर्मचारियों की कॉस्टिंग उठा लोगे अगर आप रिफंड लेने जाते हो, सीधी बात। तो काफी इजी बना दिया कि भाई ये है एमसीक्यू पॉइंट, याद रखना एमसीक्यू पॉइंट है ये, यहां पर ये चीजें पूछी जा सकती है। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि भाई रिफंड के लिए मिनिमम अमाउंट क्या है, ठीक है, 500 रुपये लिखा होगा, 100 रुपये लिखा होगा, 1000 रुपये लिखा होगा, 1500 लिखा होगा, आपको आंसर करना है 100 रुपये, ठीक है। या फिर कोई अमाउंट भी दे सकते हैं आपको, या फिर आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी हो सकती है और वो कैलकुलेट करके 100 से कम आएगी, तो ये मत लिखाना कि भाई हाँ इतने का रिफंड बनता है, नहीं, रिफंड बनता ही नहीं है फिर, ठीक है। तो यहां पर ये चीज़ देखनी है आपको। उसके बाद आपका आता है लास्ट पॉइंट कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका देना यहां पर ज़रूरी होता है कि आपको ही जो ड्यूटी है वो आपने ही पे करी है और उसका जो बर्डन है आपने आगे ट्रांसफर भी नहीं किया। तो जो इनवॉइसेस हो सकते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है कि भाई ड्यूटी हाँ मेरी जेब से निकली है। तो ये तो हुआ देखो बेसिक प्रोसीजर हमने देख लिया, ठीक है। तो ये होता है कि भाई रिफंड वाला सिचुएशन। अब इसमें घुसते हैं हम एडिशनल पॉइंट्स के अंदर। तो भाई एडिशनल पॉइंट्स क्या है? प्रोसेसिंग होगी उसकी, प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम, प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि भाई जब आपको रिफंड क्लेम प्रोसेस किया जा रहा होगा तो या तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाएगा। इन दोनों में से एक चीज आपके पास यहां पर होने वाली है, ठीक है। अब वो किस सिचुएशंस में होगी वो चीज हम देखते हैं यहां पर। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एक चीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई आप फालतू में इस चीज से अमीर होने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब यह है कि मान लो आपने कोई ड्यूटी पे करी, ठीक है, आप हो एक मैन्युफैक्चरर, आप सामान बना के बेचते हो, उसके लिए जो रॉ मटेरियल आया उस पर आपने ड्यूटी पे करी, आप सोच रहे हो, और उसके बाद आपने उसको सेल किया। तो जो ड्यूटी थी दैट वाज पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट जो आपने सेल करी, ठीक है। अब लोग कई बार क्या करना चाहेंगे कि यार मान लो आपने किसी को 100 रुपए की चीज बेची, उस पर आपने इंपोर्ट ड्यूटी की कॉस्ट भी लगा दी, आपका उस पर जीएसटी भी लग गया, ये सब अमाउंट, ये इंपोर्ट ड्यूटी थी, ये जीएसटी था, ये सब अमाउंट आपने होल एंड सोल कस्टमर से रिकवर कर लिया, ठीक है। एक तरह से ये जो अमाउंट्स हैं आपने कस्टमर से रिकवर कर ली। अब आप गवर्नमेंट के पास जाते हो कि यार इस पे ना 20 रुपए की ड्यूटी थी, मुझे रिफंड भी चाहिए। तो हो क्या रहा है कि भाई 20 रुपए तो आपने ले लिए कस्टमर से, ठीक है, और 20 रुपए आप लेना चाहते हो गवर्नमेंट से। तो हुआ क्या कि भाई आपका लॉस जो हुआ, आपकी जो ड्यूटी लगी आपने रिकवर कर ली, अब आप गवर्नमेंट से और पैसे लेना चाह रहे हो। क्या मतलब क्या हुआ कि ये अनजस्ट है
और इस अनजस्ट तरीके से आप अमीर होना चाह रहे हो, एनरिचमेंट करना चाह रहे हो अपने आप का, तो ये चीज यहां पर गवर्नमेंट नहीं होने देगी। तो अगर ऐसा कुछ होता नजर आएगा तो उस केस में उस पैसे को आपको रिफंड ना देके उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट देखेगी रिफंड बनता है कि नहीं बनता। अगर रिफंड बनता है लेकिन आपके लिए नहीं बनता तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा कि कोई उसको अगर क्लेम करेगा तो उसको वहां से मिल जाएगा, या फिर कंज्यूमर्स के वेलफेयर में ही उसको लगाया जाएगा। और अगर मान लो ऐसा नहीं है, आपको प्रूव करना होगा कि मैं इस चीज से नहीं कमा रहा हूं, रिफंड से मैं नहीं कमा रहा हूं, मेरा एक्चुअल में नुकसान हुआ है जिसका मैं रिफंड ले रहा हूं, तो ये आपको प्रूव करना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होने वाला है। अगर ये आप प्रूव कर देते हो कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हुआ है तो भाई उस केस में रिफंड हो जाएगा और आपको वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाली, डिपार्टमेंट के पास गई, डिपार्टमेंट देखेगा कि भाई आपका जेन्युइनली बनता है कि नहीं बनता, आपने अनजस्ट एनरिचमेंट तो नहीं किया। अनजस्ट एनरिचमेंट किया है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, नहीं किया तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। अब द क्वेश्चन इज कि क्या हर सिचुएशन में इस चीज में घुसा जाएगा? हर सिचुएशन में क्या हम इस डॉक्ट्रिन को एक्टिवेट करेंगे, या फिर इन सब चीज़ों को, ये जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाने वाली बातें उसको कंसिडर किया जाएगा? तो देखो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर प्राइमा फेसी दिखता है कि यार आपका ही बनता है, रिफंड बनता है तो आपको वो दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो क्या चीज़ें हैं कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा नहीं डालेंगे, आपको मिलेगा। वो कौन कौन से केसेस हैं कि पहली बात तो भाई आपने इंसिडेंस पास ऑन किया ही नहीं, यानी कि आप ही इंपोर्टर हो और आपके पास ही वो गुड्स हैं, आपने बेचा ही नहीं किसी को, इंसिडेंस आपने पास ऑन नहीं किया। ठीक है, पहला केस तो ये। दूसरा केस आपके पास क्या आता है कि द इंपोर्ट्स वर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। आपने अपने पर्सनल यूज, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आपने अपने यूज के लिए वो गुड्स लिए थे, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आप उस पैसे को कहां से कमाओगे, आपकी जेब से लग चुका है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बायर है उसने इंसिडेंस पास आउट नहीं किया, ये चलो सॉरी ये पॉइंट हमने कर लिया है। ओके, जो रिफंड है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी का बनता है, जिसमें गुड्स आर रिटर्न टू द एक्सपोर्टर, आर रिटर्न टू द एक्सपोर्टर। अब ये क्या है कि भाई आपने चीज एक्सपोर्ट करी थी, उस पर आपने ड्यूटी पे करी थी, लेकिन किसी रीजन से शायद वो माल उतना अच्छा नहीं था या जो भी था, तो सामने वाले ने वो रिटर्न आपको वापस कर दिया। तो अब देखो आपके पास रिटर्न में वो चीज़ वापस इंडिया में आ गई, सेल्स रिटर्न हो गई है, वो सेल कंप्लीट ही नहीं हुई, तो यार आपने जो चीज़ एक्सपोर्ट करी उस पर जो आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी, तो भाई जो सेल ही नहीं हुई तो उस पर ड्यूटी कैसे बनेगी? तो आप उस चीज़ का रिफंड मांग सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि ये ड्रॉबैक से रिलेटेड पॉइंट है अंडर सेक्शन नंबर 74 एंड सेक्शन नंबर 75 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है कि कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हो सकते हैं, कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जो कि यार आपको हर एक लॉ के कॉन्सेप्ट में देखा होता है कि सच अदर पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, तो सच अदर क्लास ऑफ पर्सन जिनको गवर्नमेंट ने कहा होगा कि यार कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं देखेंगे, चुपचाप उस सामने वाले बंदे को दे देंगे। तो आप यहां पर एक चीज कॉमन देख पा रहे हो कि दीज आर जेन्युइन केसेस, जहां पर आपको प्राइमा फेसी ही दिख जाएगा कि यार ये कोई फायदा नहीं उठाना चाह रहा, इसका जेन्युइन लिया, पर्सनल यूज के लिए लिया था उसने, आगे उसका बिजनेस ही नहीं है, वो बेचता ही नहीं है आगे। ठीक है, बायर ने अपने कंजम्पशन के लिए लिया था, उसने इंसिडेंस पास ऑन ही नहीं किया, वो चीज़ आगे बेची ही नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया था लेकिन वो रिटर्न हो गया, तो यार ड्यूटी किस बात की बेचारे की, जब सेल ही कंप्लीट नहीं हुई तो उससे ड्यूटी क्यों लें हम? ठीक है, या फिर ड्रॉबैक उसने क्लेम करना है, जो सेक्शन 74 75 कंडीशंस है बंदे ने वो फुलफिल कर रखी थी, तो भाई उस केस में उसको दे देंगे। या कुछ क्लास ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट ने बता रखा है, ठीक है, या फिर क्लियरेंस ऑफ जो गुड्स होते हैं होम कंजम्पशन वगैरह के लिए, तो उस टाइम पे आपको पता चल जाता है कि भाई हमने, यानी कि देखो बेसिकली आप जब क्लियरेंस कर रहे हो होम कंजम्पशन के लिए, एट दैट पॉइंट ही आपको पता चल जाता है कि यार ड्यूटी जो पे हो गई है वो एक्सेस में पे हो गई है, तो रिफंड कर दो, क्योंकि उस टाइम तक आप आगे फर्दर सेल आपकी हुई ही नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने 2 पॉइंट समझ लिए। ठीक है,
पहली बात तो रिफंड का प्रोसेसिंग किस तरीके से होगा, किस केस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा और किस केस में रिफंड होकर सामने वाले को मिल जाएगा। ये सारे केसेस हैं, आपके स्टडी मेट में भी एज इट इज़ ये लिस्ट दी हुई है। मैंने इजीली आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। बेसिकली यही पॉइंट्स है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमने देख लिया कि अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है, कि आपने भाई इंसिडेंट्स भी पास ऑन कर दिया और आपने गवर्नमेंट से ही पैसे मांग लिए, तो ज़बरदस्ती अमीर होने की कोशिश कर रहे हो, ये अलाउ नहीं होगा यहाँ पर आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने सीख लिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, और हाँ ये भी ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में दो एंगल से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली बात तो प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न के हिसाब से कि भाई जब प्रोसेसिंग हो रही होगी तो किन केसेस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाने की जरूरत नहीं है पैसे को, तो वो इस चीज़ ये पॉइंट्स हैं, आपको ये लिखने होंगे। और यही पॉइंट्स जो हैं ये एक्सेप्शन बनते हैं आपको दूसरे एंगल से पूछ सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट किन केसेस में नहीं लगेगा। इन नटशेल में बात करूं तो जहां कंज्यूमर वेलफेयर फंड है वहां पर डॉक्ट्रिन को भी ध्यान में रखा जा रहा है, या फिर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रख के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की जो एक्सेप्शंस हैं वो सेम हैं, सेम चीजों को डील करेंगे। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के थ्रू पूछा जाए या कंज्यूमर वेलफेयर फंड के थ्रू पूछा जाए, आंसर विल बी दीज पॉइंट्स, जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। वो याद हो भी जाएंगे, बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, कि भाई जो रिफंड किया जाएगा, अब गवर्नमेंट के पास पैसा रह गया ना, काफ़ी टाइम के बाद आप उससे रिफंड के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद गवर्नमेंट देगी, तो इतने टाइम में गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट इंटरेस्ट देती है। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि मान लो आपने एप्लीकेशन करी, ठीक है, अब मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने जो एप्लीकेशन करी वो प्रॉपर ऑफिसर की नज़रों में जब कंप्लीट होगी, कंप्लीट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, उस पॉइंट को माना जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट को माना जाएगा कि भाई इसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर 3 months फ्रॉम दिस डेट अगर आपको रिफंड कर दिया तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। ठीक है, देयर विल बी नो इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स यू। लेकिन अगर 3 मंथ से गवर्नमेंट लेट हो गई रिफंड करने में, तो भाई उसके बाद 6% पर एनम से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद जब गवर्नमेंट पे करेगी, तो यहां पर रेलिवेंट देखो 3 चीजें हैं। पहली चीज तो क्वेश्चन के अंदर देखा जाएगा कि आपने एप्लीकेशन किया, मान लो क्वेश्चन में बोल दिया एप्लीकेशन किया आपने 1 Feb को, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, तो प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि यार ये डॉक्यूमेंट और लेके आओ, तो आपने वो डॉक्यूमेंट दिए 5 Feb को, और 5 Feb को ऑफिसर ने बोला कि यस योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट। तो कौन सी डेट लोगे, जिस दिन एप्लीकेशन करी वो या जिस दिन एप्लीकेशन कंप्लीट हुई वो? तो द रेलिवेंट डेट विल बी जिस दिन इस एप्लीकेशन को कंप्लीट माना गया। ठीक है, तो कंप्लीट होती है जब टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। तो इस डेट के बाद 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को रिफंड करना है। अगर कर दिया तो नो इंटरेस्ट विल बी पेबल। उसके बाद अगर किया तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से। देखो है तो बहुत कम, जब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना होता है ना तो मोस्टली 18% लेती है, बट जब खुद देने की बारी आती है तो सिर्फ 6% दे रही है, बेयरली बीटिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो भाई यहां पर ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया। तो इसके बाद ये तो होगी इंटरेस्ट की बात। तो देखो हमने रिफंड देख लिया, रिफंड की प्रोसेसिंग कैसे होती है हमने वो देख लिया, और उसके अलावा हमने देख लिया रिफंड देखा, रिफंड की प्रोसेसिंग देखी, और हमने देखा रिफंड जब होगा तो इंटरेस्ट लगेगा, अगर इंटरेस्ट लगेगा तो कितना लगेगा और कब से लगेगा। इस चीज के ऊपर देखो गाइस क्वेश्चन बन सकता है, 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बताता हूं गलतियां कहां पे होती हैं। कि भाई पहली बात तो आपको ये एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है इसको ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 3 महीने बाद इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, और वो भी 6% के रेट से, वो भी पर एनम, ध्यान रखना है पर एनम। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर करना होगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ये कवर्ड है हमारा सेक्शन नंबर 26 में, सेक्शन 26। अब ये क्या बात करता है कि आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करी है, ठीक है,
ये इंडिया में हो आप, ठीक है, आपने कुछ किया एक्सपोर्ट, अब वो हो रहा है वापस, ठीक है, यानी कि सेल्स आपने करी थी और वो जो सेल है वो आपके पास अब वापस आ रही है रिटर्न्ड। तो इस केस में अब आपकी इंटेंशन क्या है कि यार जो एक्सपोर्ट ड्यूटी मैंने पे करी थी उसका मुझे रिफंड मिल जाए। तो भाई किन कंडीशंस को पूरा करने पर आपको रिफंड मिलेगा? तो भाई सबसे पहली बात तो जो आपके पास वापस आ रहा है वो रीसेल नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी अ कैटेगरी ऑफ रीसेल, वो इट्स जस्ट अ रिटर्न, ठीक है, इट शुड बी रिटर्न, ठीक है, रीसेल ना माना जाए उसको। यानी कि ऐसा ना हो कि यार आपने जब बाहर भेजी है वो चीज आगे किसी ने बेच दी, वहां से आपके पास फिर आ गई, ठीक है, आपके पास जब आई तो आपको भी किसी और ने बेच के वापस भेजी है, वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में आपने भेजी थी, वो चीज वापस हो गई, पसंद नहीं आई, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं थी, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो वो आपको रीसेल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली रिटर्न होनी चाहिए। दोनों में फर्क है, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई ये जो गुड्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाने चाहिए। भाई जब आपको समझ में आ गया कि सामान मेरे हिसाब का नहीं है, कब तक रखना है आपको, है ना, तो आपने भेजा है तो उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन रिटर्न हो जाना चाहिए वो। वरना ये क्या मान लिया जाएगा ना कि यार आपने एक तरह से सामान मंगवाया, आपको जब तक वो यूज करना था आपने किया, जब वो यूज कंप्लीट हो गया तो आप भेज रहे हो, तो इतना अलाउ नहीं करेंगे, 1 साल का टाइम मिलेगा, 1 साल में वापस कर देना, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो आपको करनी है 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 मंथ्स ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स। तो जब वापस आया, जब वो चीज वापस आई, उसके वापस आने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन कर देनी है कि भाई मुझे रिफंड चाहिए। अब देखो बाहर ही पड़ा है तो आप तो क्या ही एप्लीकेशन के लिए बोलोगे ना, क्या ही रिफंड के लिए बोलोगे। आप रिफंड के लिए एक्चुअल में मांगने कब जाओगे? जब आपके पास वो चीज इंडिया में आ जाएगी। तो बेसिकली अगर इसको और अलग तरीके से देखें तो इस पॉइंट पर आपने चीज करी थी एक्सपोर्ट, जहां पर आपने पे करी थी ड्यूटी, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार वो चीज तो रिटर्न कर रहा है वो, तो वो रिटर्न 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 1 ईयर में रिटर्न। जब वो रिटर्न होगा तो क्लियरेंस होगी वहां से डिपार्टमेंट से कि भाई ये चीज इंडिया के अंदर आई है। उस क्लियरेंस के पॉइंट से जब आप 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन डाल दोगे रिफंड की, तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा। दिस इज द केस ऑफ आपका रिफंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि आपके पास वापस आ रही है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस का यहां पर सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो हर दोनों एंगल से हमने इस चीज को समझ लिया। आई होप ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो। सेक्शन नंबर 26 आपका यहां पर कवर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, ठीक है, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। अभी हमने किया एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब हम कर रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपने यानी कि बाहर से कोई चीज मंगवाई, ठीक है। अब हुआ क्या, हो सकता है कि वो गुड्स जो है वो डिफेक्टिव निकले, ठीक है, या फिर आपके एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं थे। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको घर तो ले जाने का मन नहीं है, आपके लिए तो वेस्ट है ना वो, कि वो चीज़ या तो डिफेक्टिव है, तो आप उस पर अगर आपने ड्यूटी पे कर दी है तो आप चाह रहे हो रिफंड, ठीक है। तो रिफंड के भी आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या हैं कि भाई डिफेक्ट, देखो फैक्ट हमारे पास क्या है कि ऐसे गुड्स जो डिफेक्टिव हैं या मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, वो मैंने इंपोर्ट किए थे और मुझे उस पर ड्यूटी या तो दे दी है तो मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या, पहली बात तो दोज गुड्स शुड बी आइडेंटिफाइड एज इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड होने ही चाहिए वो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट वाले गुड्स तो आप अपने घर ले जाओ और कोई और गुड्स ला के दिखा दो कि यार देखो ये मैं बाहर से लाया था, मेरे को ड्यूटी वापस कर दो, ठीक है, ये खराब है, मेरे काम के नहीं है, बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे ना लोग। तो वो इंपोर्टेड गुड्स की तरह वो आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए कि हाँ यही चीज़ है जो मैंने बाहर से मंगवाई थी, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि भाई आपने कोई ड्रॉबैक ना लिया हो, ड्यूटी ड्रॉबैक उस चीज़ का आपने ना लिया हो, क्योंकि वही अगेन लोग कोशिश करते हैं डबल बेनिफिट लेने का, यहां से ड्रॉबैक भी ले लिया, वहां से रिफंड भी ले लिया, चलो भाई फायदा ही फायदा, तो वो चीज आप यहां पर नहीं कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरी कंडीशन यहां पर क्या है, और सबसे मेन कंडीशन ये है कि भाई आपको जो गुड्स हैं जिन पे आप ड्यूटी बचा रहे हो, क्या करोगे उन गुड्स का? अब आप तो गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हो कि यार ये डिफेक्टिव है,
आप बोल रहे हो कि मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तो क्या कर सकते हो, घर लेके जाओगे नहीं ना। तो आपको यहां पर क्या करना है कि उन गुड्स को डिस्ट्रॉय करना है या फिर उसका टाइटल छोड़ देना है। उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि भाई चल ठीक है, तेरे मतलब का नहीं, किसी और के मतलब का हो सकता है, तो ऑक्शन कर देंगे, बेच देंगे, पैसा कमा लेगी गवर्नमेंट, ठीक है। या फिर उनको कमर्शियली यूजलेस रेंडर करना है कि आप ऐसा ना हो सके कि आप उसको कमर्शियली कोई किसी तरीके से यूज कर सको, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में या चाहे रीसेल के अंदर। तो ये सब चीजें आपको करनी होंगी विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, जिसको अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपको 3 मंथ्स तक भी एक्सटेंड कर सकता है। ओके, 3 मंथ्स तक मैक्सिमम, प्लस में नहीं है, मैक्सिमम 3 मंथ्स। तो यानी कि इसको हटाता हूं मैं, 30 डेज तो नॉर्मल टाइम है। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उसको बढ़ाकर 3 मंथ्स कर देगा। एडिशनली आपको 3 मंथ्स नहीं मिल रहे हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स मिलेंगे आपको यहां पर, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखनी है यहां पर, एडिशनल कंडीशन एक तरह से इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि जो गुड्स हैं वो इलीगल नहीं होने चाहिए। देखो, ये हमने कस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था इंपोर्ट के अंदर कि भाई इलीगल नहीं होने चाहिए अगर आपको ड्यूटी पे नहीं करनी है, जो हमने बात की थी रेमिशन ऑफ ड्यूटी में और इन सब चीज़ों में, कि वो गुड्स इलीगल ना हो, ठीक है। कोई इलीगल एक्टिविटी के तहत वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ रिफंड आपको अगेन वही 6 मंथ्स के अंदर अंदर कर देनी है, ठीक है, 6 मंथ्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। अब यहां पर रेलिवेंट डेट क्या क्या है आपकी इस 6 मंथ्स के रिगार्डिंग अगर बात करें, एप्लीकेशन इन 6 मंथ्स, तो आपकी रेलिवेंट डेट क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो, अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो आप इंडिया से, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि यार आपने पहले इंपोर्ट किया, गुड्स खराब थे, तो आप उसको सोचो चलो वापस ही भेज देते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भाई जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस करता है, प्रॉपर ऑफिसर आपकी उसकी क्लियरेंस करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपके पास, अगर आप टाइटल को रेलिंक्विश कर रहे हो, टाइटल को रेलिंक्विश कर रहे हो, तो भाई जिस दिन आपने टाइटल छोड़ा, टाइटल रेलिंक्विश किया, उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर बेसिकली आपको अप्लाई करना है। तीसरी चीज आती है, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बेसिकली ये जो हमने पॉइंट देखे, ये जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई कर देना है। तो जिस दिन आपने डिस्ट्रॉय किया, आपको रिफंड के लिए अप्लाई कर देना है, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, बड़े बड़े शब्दों में यहां पर लिखूंगा कि भाई नो रिफंड फॉर पेरिशेबल आइटम्स। एमसीक्यू के लिए भी और क्वेश्चंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पेरिशेबल आइटम्स, बहुत गंदा लिखा मैंने, आई एम सॉरी। पेरिशेबल आइटम्स, इनके लिए कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यार ऑलरेडी वैसे ही खराब हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, पहले इसको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। है क्या कि आपने कोई चीज बाहर से इंडिया के अंदर मंगवाई और उस पर आपको अब रिफंड चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो वो इंपोर्टेड गुड्स ही होने चाहिए जिसका रिफंड मांग रहे हो। दूसरी बात, आपने ड्रॉबैक में कोई बेनिफिट ना लिया हो। तीसरी बात, आपने उसको या तो वापस एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, या फिर आपने उसके टाइटल को छोड़ दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। कितने टाइम में? 30 डेज के अंदर, और पीओ अगर चाहे तो 3 महीने तक का भी टाइम आपको दे सकता है। और गुड्स इलीगल नहीं होने चाहिए, और 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम दीज डेट्स आपको अप्लाई कर देना है कि भाई मुझे रिफंड चाहिए। ये रेलिवेंट डेट्स हैं जिन डेट्स के अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरी चीज एक ये भी है, इसमें एक पॉइंट और है कि जो गुड्स हैं उस पर कोई काम ना किया गया हो। अब ऐसा नहीं है ना कि आपने इंपोर्ट किया, आप अपनी फैक्ट्री में लेके गए और वहां पर आपने भाई कंस्ट्रक्शन वगैरह करी, वहां पर टूट फूट हो गई और आप कह रहे हो कि यार डिफेक्टिव है, वापस कर देते हैं, ड्यूटी ले लेते हैं कि भाई लॉस तो हो ही गया, थोड़ा और बचा लेते हैं, है ना। वो नहीं कर सकते हो। आपने अगर उस पर कोई काम किया है तो आप इंपोर्ट ड्यूटी के रिफंड के लिए नहीं आ सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर उतना काम आपने देखा होगा। जैसे यार अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई चीजें पैकेट में है, अब पैकेट में से आपको उसकी टूट फूट या खराब चीजें नहीं पता चलेगी, तो उसको पता करने के लिए आपको उसको उसको खोलना पड़ सकता है पैकेट को। तो इतना ही अगर आपने किया है,
जितना काम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो चीज़ खराब है या नहीं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर वर्क किया है तो वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। पूरा का पूरा पॉइंट हो गया है। अब एक पॉइंट लास्ट में आता है कि भाई जो रिफंड है, ठीक है, जो रिफंड के प्रोविजंस हैं, उसको कई लोग क्या सोचते हैं कि यार अपील करेंगे, बहुत अगर हमें रिफंड चाहिए, मान लो किसी के पास असेसमेंट ऑर्डर आया, ठीक है, असेसमेंट ऑर्डर समझते ही होंगे। अगर किसी के पास असेसमेंट ऑर्डर आया, उसमें उसकी कोई ड्यूटी बनी, ठीक है, उसने पे भी कर दी। अब देखो जनरल रूल क्या है कि अगर आप किसी असेसमेंट ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप उसके ऊपर के डिपार्टमेंट में अपील कर सकते हो। ठीक है, एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, उसके बाद कोर्ट में जा सकते हो। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर आपको दिया हुआ है। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि यार इतने लंबे प्रोसीजर में कौन फंसेगा, असेसमेंट ऑर्डर आया था, हमने पे कर दिया, अब हम ना रिफंड के लिए अप्लाई कर देते हैं। देखो कितना स्मार्ट है। तो ये चीज़ नहीं कर सकते आप। रिफंड का जो प्रोसीजर है वो अब नॉर्मल असेसमेंट या अपील के प्रोसीजर्स को बाईपास करने के लिए नहीं बना। ठीक है, तो नॉर्मली अगर कोई असेसमेंट था या किसी अपील में किसी में आपकी ड्यूटी पेबल बनी तो आप उसका रिफंड नहीं मांगने जा सकते, आपको अपील के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हाँ, जब अपील का ऑर्डर आ जाएगा तब आप गवर्नमेंट को जाके बोल सकते हो कि यार देखो ये रहा मेरा अपील का ऑर्डर, मेरा रिफंड बनता है, वो दे दो। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, केस लॉज भी हैं, उनके बेसिस पे ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करी जाती है। तो भाई हो गया सारा का सारा चैप्टर। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई रिफंड एक्चुअल में किस सिचुएशन में मिलेगा, कि भाई आपको एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इतने टाइम में रिफंड की लायबिलिटी बन जाएगी। गवर्नमेंट प्रोसेस कैसे करेगी, या तो आपको रिफंड करेगी या कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालेगी, या फिर अनजस्ट एनरिचमेंट होगा तो वो चीज़ को कंसिडर करेगी। इन दोनों चीज़ों की एक्सेप्शन क्या क्या थी वो पूरी पूरी लिस्ट हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस में रिफंड कैसे होगा, फिर हमने देखा इंपोर्ट ड्यूटी के केस में रिफंड कैसे होगा, और साथ के साथ हमने देखा कि किन सिचुएशंस के अंदर रिफंड जो है वहां पर आप एक तरह से उसको रिफंड के मैकेनिज्म को यूज नहीं कर सकते टू इवेड द असेसमेंट प्रोसीजर्स, तो उसके प्रोसीजर में ही चलना पड़ेगा अगर उस प्रोसीजर में आपको घुसा दिया गया है तो भाई ये रहा हमारा रिफंड का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।